नमस्ते दोस्तों, आप सबका द एवी बुक में स्वागत है। अंडमान सीरीज की इस चौथी कड़ी में हम सैर करेंगे अंडमान के सबसे महत्वपूर्ण जगह की। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे सेलुलर जेल। हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड की अचंभित कर देने वाली खूबसूरती को अपने मन में कैद करके हम पोर्ट ब्लेयर शहर की तरफ वापसी करते हैं। आप अपने होटल पहुंचकर जल्दी से तैयार होकर निकल पड़िए सेलुलर जेल की तरफ। जब भी अंडमान का नाम आता है हमें ध्यान में आता है काला पानी। जी हाँ, काला पानी की सज़ा मतलब सेलुलर जेल में कैद होने की सज़ा। सेलुलर जेल को 1979 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यहाँ प्रवेश करते ही आपको दोनों तरफ संग्रहालय नजर आएंगे। सेलुलर जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ और जेल 1906 में बनकर पूरा हुआ। जेल का ढांचा साइकिल के पहिए की आरों की तरह है। 7 मीनारों के 3-3 मंजिलों पर कुल 693 कोठरियां थी। इसमें से अब 3 ही मीनारें बची हैं। बाकी की मीनारें पहले विश्व युद्ध में उद्ध्वस्त हो चुकी है। इतिहास से जुड़ी सारी तस्वीरें और चीजें यहाँ के संघर्ष की कहानियां बयां करती हैं। कुछ कैदियों ने तो अपनी आप बीती को शब्दों के माध्यम से कागज पे उतारा है। संग्रहालय से निकलकर आपको बाईं ओर नजर आएगी स्वतंत्रता ज्योत। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनकी स्मृति में ये ज्योत हमेशा दहकती रहती है। पास ही में एक चबूतरा भी बनवाया गया है हमारे बहादुर वीरों के नाम। हो सके तो उन बहादुर वीरों के सम्मान में इस चबूतरे पर नंगे पांव ही आए, अपने चप्पल जूते बाहर ही उतारे। दाईं ओर आपको एक पीपल का पेड़ नजर आएगा। इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। पेड़ के करीब ही सेलुलर जेल का पूरा नक्शा मौजूद है। ऐसा नजर आता है जेल इसके प्रवेश द्वार से देखने पर। इस वास्तु की पूरी जानकारी समय समय पर इस वीडियो में आपको मिलती रहेगी।
शाम को लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए दर्शकों के लिए यहाँ पे कुर्सियां भी लगाई गई है। इन कुर्सियों पर बैठकर यहाँ का अद्भुत नज़ारा तो देखिए। चलिए आगे बढ़कर हम जेल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये है टॉर्चर सेल। हर एक मंजिल पर पहली कोठरी टॉर्चर सेल में तब्दील की गई थी। नियमों का उल्लंघन करने पर कैदियों को यहाँ घंटों तक लटका कर रखते थे। कभी कभी डंडों से पीटते भी थे। यहाँ पे बड़े बड़े क्रांतिकारी कैद थे। उनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। चलिए समझते हैं उनकी जीवन शैली कैसी होती होगी। 1857 से अंडमान द्वीप समूह पर कैदियों को लाया जा रहा था। वाइपर आइलैंड पर इनके लिए जेल बनवाया गया था। धीरे धीरे कैदी बढ़ते गए और जेल छोटा पड़ने लगा। तब जाके सेलुलर जेल का निर्माण किया गया ताकि अंग्रेज सरकार ज्यादा से ज्यादा कैदियों को यहाँ रख सके। इस मीनार के हर एक मंजिल पर 42 कोठरियां थी, यानी कि कुल मिलाकर 126। आप चाहे तो इन्हें गिन भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोठरियों की कुंडी किस प्रकार की थी। यहाँ के वार्डन कैदियों को अपने अपने सेल में बंद करके ताले की चाबी अंदर ही फेंक देते। कैदी कितनी भी कोशिश कर ले पर ताले तक नहीं पहुंच पाते। ये भी एक प्रकार का मानसिक छल था। सेलुलर जेल की निर्मित भारत के राजनैतिक कैदियों को अकेलेपन से जूझने के लिए की गई थी, जिससे उनके आज़ादी पाने का जोश और जीने का हौसला कमजोर हो जाए। इस मीनार की सबसे ऊपर आखिरी कोठरी थी वीर सावरकर जी की। यहाँ सभी कैदियों को एक लकड़ी का बिस्तर, ओढ़ने या बिछाने के लिए एक कंबल और 2 कटोरियां दी गई थी। चाहे उसमें पूरे दिन का पानी भर ले या फिर एक में पानी और दूसरे में थोड़ा खाना, बस। इस छोटी सी कोठरी में एक छोटा सा झरोखा था जहां से रोशनी आती जाती। सावरकर जी ने इस कोठरी में कई कविताओं की रचना की है। वीर सावरकर यहाँ 10 साल कैद थे, 1911 से 1921 तक। यहाँ पे शारीरिक कष्ट जितना होता, उससे कई गुना ज्यादा मानसिक छल होता।
इसका उदाहरण यह है कि वीर सावरकर जी के भाई गणेश दामोदर सावरकर उन्हीं के बगल वाली कोठरी में कैद थे और उन्हें 2 सालों तक इसकी खबर नहीं हुई। वीर सावरकर जी के मानसिक छल का अगला पड़ाव ये था कि उनकी कोठरी से फांसी घर दिखता था और कैदियों के मरने से पहले उनकी चीख भी सुनाई देती। इस फांसी घर के बारे में आखिर में बताऊंगा। अब चलते हैं सेंट्रल टावर की तरफ। यहाँ कैद में रहे सभी कैदियों के नाम, वो भारत के किस प्रदेश से आए थे, कितने सालों तक यहाँ रहे, इन सब की जानकारी इन संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गई है। इस सेंट्रल टावर से पूरे जेल की निगरानी की जाती थी। यहाँ से आपको रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड भी दिख जाएंगे।
नीचे उतरने के बाद आपको नजर आएगा एक छोटा सा संग्रहालय जो वीर सावरकर जी को समर्पित है। यहाँ उनके जीवनी के अलग अलग समय की और अलग अलग पहलू की तस्वीरें हैं। इसी संग्रहालय की दूसरी ओर है वर्क शेड यानी कार्यस्थल। कैदियों से यहाँ दिन भर विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए जाते, जैसे तेल निकालना, रस्सी बनाना, नारियल के छिलके निकालना। यदि समय पर दिया गया काम पूरा नहीं होता तो उन्हें भयानक दंड का सामना करना पड़ता था। कैदियों को उनके शारीरिक क्षमता से अधिक 30 पाउंड नारियल का तेल और 10 पाउंड सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता। तेल निकालने के लिए सबसे पहले नारियल को इस प्रकार छिला जाता, फिर उसे मशीन के इस कंटेनर में डालते थे। इस डंडे पर लगे भार की वजह से कंटेनर में रखे नारियल पर जोर पड़ता था और जैसे जैसे कैदी इस डंडे को गोल गोल घुमाते, नारियल धीरे धीरे पिसा जाता था। ये मशीन सरसों का तेल निकालने के लिए था। सरसों और नारियल पिस जाने पर तेल इस कंटेनर में इकट्ठा किया जाता। यहाँ के कैदी के जीवन के अलग अलग दौर में अलग अलग बेड़ियां पहनाई जाती। सजा देने के लिए भी अलग से कपड़े पहनाए जाते और भरपूर मारा पीटा जाता था। ये फांसी घर के बगल वाली एक ऐसी कोठरी है जहां पर कैदियों को फांसी देने से पहले कुछ दिन रखा जाता था। आप समझ ही गए होंगे, ये भी एक प्रकार का मानसिक छल था। मेरा निवेदन है कि कमजोर दिल वाले और छोटे बच्चे अगले 1.5 मिनट का वीडियो ना देखें, ये आपको विचलित कर सकता है। ये है यहाँ का फांसी घर। यहाँ पर आकर कैदियों का जीवन संघर्ष समाप्त हो जाता। यहाँ पर एक साथ 3-3 कैदियों को फांसी देने का भी इंतजाम था।
यहाँ नीचे भी एक छोटा सा कमरा था जहां से कैदियों की लटकती हुई लाशें निकाली जाती। कहा जाता है कि सेलुलर जेल के 80,000 कैदियों में से सिर्फ कुछ ही जिंदा वापस लौटकर घर गए हैं। इन्हीं वीर बहादुरों के बलिदानों के वजह से हम स्वतंत्रता के खुले आसमान में चैन से जी पा रहे हैं। शाम को लाइट एंड साउंड शो को देखकर देश प्रेम की भावना और भी प्रबल हो जाती है। हमारी आज़ादी बड़ी कीमती चीज़ है, इसे ध्यान से इस्तेमाल करें। अगले वीडियो में हम कुछ एडवेंचर करेंगे। अगर आपको अंडमान वेकेशन के बारे में कोई भी जानकारी या कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।